दोस्तों ये जो चाइना है ना, उसको मैं अमरबेल कहता हूं और जो हमारा इंडिया है उसको मैं अमृता यानी कि ग्लोय कहता हूं। ऐसा क्यों? देखिए, अमरबेल का रंग पीला होता है। जब ये किसी भी हरे भरे पेड़ पर चढ़ जाती है तो उस पेड़ को ये पीले रंग से ढक देती है। और भले ही देखने वाले को ये पेड़ सुंदर और सोने से कम ना लगे, लेकिन हकीकत तो उस अमरबेल को पता है ना कि वो उस हरे भरे पेड़ के साथ आखिर करने क्या जा रही है। देखते ही देखते धीरे धीरे अमरबेल उस पेड़ को सुखा देती है, उसको नष्ट कर देती है, उसका अस्तित्व खत्म कर देती है, साथ ही खुद भी अमरबेल नष्ट हो जाती है। स्वयं नष्टः परान नाशयति। ठीक चाइना इसी स्ट्रेटेजी पर काम करता है और चाइना इसी अमरबेल की तरह काम कर रहा है। दूसरे देशों में घुसने के लिए उस देश को वो लोन देता है और लोन ना चुका पाने की स्थिति में उस देश में अपनी घुसपैठ कर लेता है। पूरी कहानी आंकड़े के साथ बताऊंगा, लेकिन भारत को मैंने अमृता क्यों बोला वो भी आप समझ लीजिए। जब अमृता किसी पेड़ का सहारा लेकर के उस पर चढ़ती है तो ना तो वो पेड़ को नुकसान पहुंचाती है, ना सुखाती है, ना नष्ट करती है और ना खुद नष्ट होती है। अगर पेड़ सूखा भी हो, गिलोय उस पर चढ़ जाती है और अपना गुण नहीं बोलती है। उसका सेवन करने वाला व्यक्ति जो प्राणी है वो निरोगी रहता है। ठीक उसी तरह भारत के साथ जिन जिन देशों के उसके साथ संबंध है, मधुर संबंध है, उसके साथ वो आर्थिक लाभ एवं मदद भी देता है। साथ ही दूसरे देशों के साथ खुद के व्यापार से सैन्य अभ्यास करता है और करवाता है। देखिए दोस्तों, चाइना ने इस समय 150 देशों को मिलाकर के $5 ट्रिलियन का कर्ज दिया हुआ है और वो दशकों से ऐसा कर्ज देता आ रहा है। चाइना 2000 के बाद से इस पर काम करना शुरू कर चुका था। आप इसे चाइना की दूरदर्शिता भी कह सकते हैं। 2000 में चाइना का यह कर्ज $500 बिलियन था और अब ये बढ़कर के $5 ट्रिलियन हो गया है जब मैं बात कर रहा हूं। अगर इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूं इंडियन करेंसी में तो ये हो जाता है 375 लाख करोड़। और एक दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको दूं कि 2019-20 में जो भारत का बजट था वो 28 लाख करोड़ था, यानी कि चाइना ने हमारे देश के साल के बजट से 13 गुना ज्यादा कर्ज अन्य देशों में बांट रखा है। चाइना करता क्या है? जो मुल्क चाइना का कर्ज नहीं चुका पाता है तो उस कर्ज को पटाने के लिए वो दोबारा से नया कर्ज लेता है। वही देश, यानी कि 1 रुपए को चुकाने के लिए वो दोबारा से 5 रुपए उधार लेता है, तब जाकर के वो 1 रुपए को चुकाता है। जब वो देश पुराना कर्ज चुका देता है तो नया कर्ज वो चुका नहीं पाता है। इसी की वजह से वो खुद को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा हुआ पाता है। चाइना देश पर कब्जा करना फिर शुरू कर देता है, जैसे कि अफ्रीका हो गया, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान को भी इसी कर्ज वाली तर्ज पर गुलाम बना रखा है। देखिए, मैं आपको एक सटीक सा एग्जांपल देता हूं। श्रीलंका का चाइना ने हम्बनटोटा बंदरगाह, एयरपोर्ट और सड़क निर्माण के लिए श्रीलंका को $4.6 अरब का लोन दिया था, कर्ज दिया था। अब यही लोन बढ़कर के तमाम इंटरेस्ट लगाने के बाद 2016 तक $6 अरब हो जाता है। कई बार लोन पर डिफॉल्ट करने के बाद चाइना की कंपनी ने आखिरकार बोल ही दिया कि हमें अब आपका बंदरगाह चाहिए। अब देखिए, चाइना की जो कंपनी को श्रीलंका ने $1.12 अरब में 99 साल के लिए लीज पर अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना को सौंप दिया। अब देखिए, चाइना की जो चालाकी है वो यहां पर नहीं रुकी। अब चाइना ने क्या किया कि पास ही में चाइना को इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए 15,000 एकड़ की भी जमीन देनी पड़ी थी श्रीलंका को, चाइना के लिए। और उसने ऐसे ही ठीक अफ्रीका के जिबूती के साथ किया है। अब देखिए, जिबूती पर उसकी जीडीपी का 80% कर्ज है। चाइना का दिया हुआ कर्ज उसमें कितना है? 77% से भी ज्यादा। और लेटेस्ट में नेपाल की बात है। हाल ही में नेपाल की संसद में एक ऐसा विवादित नक्शे को पास किया था जिसमें भारत के कुछ इलाके को नेपाल की सीमा में दिखाया गया था, लेकिन चीन के इशारे पर सीमा विवाद का राग छेड़ने वाले नेपाल की खुद ही जमीन पर ड्रैगन कब आ गया ये उसको पता नहीं चला। नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है और उसमें खुलासा किया गया कि चाइना ने नेपाल की कई हेक्टेयर भूमि पर अवैध यानी कि गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। यहां पर चाइना अपनी आउटपोस्ट भी बना रहा है। देखिए, सर्वे में बहुत सारी बातें निकल के हैं और यह सर्वे ठीक 60 साल बाद कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, ताकि बॉर्डर एरियाज की यथास्थिति को पता लगाया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने जमीन को हथियाने के लिए नदियों का रुख मोड़ लिया है। बहरहाल, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि चाइना ने नेपाल को जिस इलाके के सीमावर्ती क्षेत्र पर कब्जा किया है उसमें नेपाल के उत्तर पश्चिम का हुमला
जिला भी आता है। अब इस जिले से करनाली नदी बहती है और वो पहाड़ों से होते हुए तिब्बत जाती है। ये नदी नेपाल के एक बड़े हिस्से से बहती है। अब देखिए, रासुवा जिले के बॉर्डर एरियाज में भी चीन ने ऐसा ही किया है। यहां से होकर गुजरने वाली सिंजान, भुरजक और जाम्बू खोला नदी के बहाव को बदल करके चीन ने यहां अपनी करीब 6 हेक्टेयर की भूमि को अपनी सीमा में मिला लिया है। अब इसी जिले से सटा हुआ एक है सिंधुपाल चौक। यहां की करीब 11 हेक्टेयर भूमि पर चीन पहले से ही अपना दावा करता आया है। यहां पर भी उसने 2 नदियों के मार्ग में परिवर्तन कर जमीन हत्या कर तिब्बत में मिला ली है। अब इसके शंखुवा सभा जिले के बहने वाली 3 नदियां सुमजुंग, कालखोला और अरुण नदी के मार्ग में परिवर्तन कर नेपाल की भूमि को तिब्बत में मिला लिया है। चीन लगातार इस काम को अंजाम दे रहा है और नदियां का रुख बदल रहा है। चाइना से लगती सीमा पर नेपाल की तरफ से जो पिलर लगाए गए हैं उनमें से केवल 100 ही पिलर बचे हैं। वहीं भारत और चाइना की सीमा पर 8000 से ज्यादा पिलर लगे हैं जो वहां पर अभी भी मौजूद है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि नेपाल यदि इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करता है तो ड्रैगन उसकी और ज्यादा यानी कि और अधिक भूमि पर कब्जा कर लेगा। देखिए, अगर नेपाल कार्रवाई करेगा तो चाइना हमला करने का परहेज करेगा नहीं करेगा, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, वो हमला कर देगा। अगर आप चाइना की ट्रेनिंग को देखेंगे, वो इसी दिशा के लिए पूरी तत्परता से कराई जाती है कि ऐसे सिचुएशन, स्थितियां, परिस्थितियां बनती हैं तो आपको किस तरह से लड़ना है। अब आपको सभी को जानकर के हैरानी होगी कि जो चाइना अपने आर्मी के लिए खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कराता है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि वो ट्रेनिंग किस तरह से होती है और कैसे होती है। देखिए, वो खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग इसलिए कराता है ताकि विश्व में किसी भी ताकतवर सेना से वो लोहा मनवा सके। पूरे एशिया में चाइना का एक सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसे आप इनर मंगोलिया में बनाया गया है और इसे जुरे ही कंबाइंड टैक्टिक्स ट्रेनिंग बेस के नाम से जाना जाता है। अब इस बेस कैंप में चीनी सैनिक अलग अलग गुटों में बंटकर के लड़ाइयों का अभ्यास करते हैं और सैनिक उतनी ही वास्तविकता से लड़ाई लड़ते हैं जितनी किसी युद्ध की जमीन पर लड़ रहे हो। अब इस नकली लड़ाई में भी चीन के सैनिकों के पास वो सारे तमाम हथियार होते हैं जो असली लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही नहीं, इन लड़ाइयों में चीनी सेना की ओर से नकली परमाणु युद्ध और जैविक हथियारों का भी अभ्यास कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चीन पिछले 60 सालों से ऐसा कर रहा है ताकि युद्ध के दौरान वो अपनी सेना को भारी संख्या में तैनात कर सके। देखिए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए का सबसे एडवांस ट्रेनिंग बेस है। ये कैंप चीन के अन्य सैनिक कैंप से काफी अलग है और यहां सेना अपने सैनिकों को खास मकसद यानी कि युद्ध जैसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग देती है। अब देखिए, इस बेस की बात करें, बेस लगभग 1066 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। यह जगह इतनी बड़ी है कि पूरे इलाके में अकेला हांगकांग समा सकता है। यहां सैनिकों को घर जैसा माहौल देने के लिए वहां पर पार्क हैं, थिएटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं और दुकानें जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यही नहीं, यहां दुश्मन देश की तरह दिखने वाले कई इमारतें भी बनाई गई हैं। अब इस तरीके से ट्रेनिंग की जो खास बात है वो ये है कि इसके जरिए चीन अपनी दुश्मन देशों मिलिट्री स्ट्रेटेजी का स्टडी करता है। चीन के दुश्मन देशों की सूची में पश्चिम देशों के साथ साथ उसमें हमारा इंडिया यानी कि भारत भी शामिल है। अब देखिए, यहां पर एक कंडीशन रखते हैं। देखिए, भविष्य में कभी चाइना और इंडिया के बीच तनातनी हुई, युद्ध जैसा माहौल हुआ या युद्ध हो गया, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि रशिया आखिर साथ देगा तो किसका देगा। इसका जवाब जितना आसानी से आपके दिमाग ने दे दिया, सिचुएशन वैसी ना होकर के अब अलग हो चुकी है। भले ही हमारे रिश्ते रशिया के साथ अच्छे हों, ऐसा दावा दोनों करते हो, दोनों दोस्त होने का दावा भी करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से तस्वीरें या साल की जगह मैं कहूं दशकों से तस्वीरें बदल चुकी है और यह सब अचानक नहीं हुआ है और रशिया यूं ही चाइना के करीब नहीं आ पहुंचा है। सारी बातों को मैं समझाता हूं, खोल करके समझिए। अब आप सभी को पता है कि अब दूसरे देशों के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, ये बात आपके द्वारा उनको दिया गया बिजनेस ही तय करता है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे बालाकोट स्ट्राइक में ओआईसी यानी कि जो मुस्लिम कंट्रीज थी उसने पाकिस्तान का भी साथ देने साफ तौर पे मना कर दिया था ज्यादातर देशों ने। अब उन्होंने भारत का साथ दिया था और भारत का साथ इसीलिए दिया क्योंकि भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से 9 गुना ज्यादा बड़ी है और इंडिया ने लगातार बिजनेस दिए भी हैं और यहां पर बिजनेस करके अधिक मुनाफे की अधिक संभावना बन जाती है। अब देखिए, बात आपको यह समझनी होगी कि रशिया की और चाइना की जो रिश्ते हैं वो शुरू से अच्छे नहीं हुए हैं।
1949 में जब माओ त्सो तुंग ने चीन पर खुद का कंट्रोल करने के बाद जब मॉस्को की पहली यात्रा की थी, इस दौरान रूसी नेतृत्व से मिलने के लिए उन्हें हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा था। 1969 में दोनों देशों के बीच एक कोल्ड वॉर होता है। फिर 1969 की तरफ आते हैं तो वहां पर एक छोटा बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। अब माओ की मौत के बाद 1976 में भी यह दुश्मनी थोड़ी सी कम होने लगी। इसका मतलब यह नहीं था कि कुछ साल बाद ये खत्म हो गई, नहीं, लेकिन यहां आपको याद रखना होगा कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद दोनों देशों के जो मिड में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। बस दोस्ती के लिए इन दोनों देशों ने एक बिजनेस वाली स्ट्रेटेजी को अपनाना शुरू कर दिया। अब जिसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोनों देशों के रिलेशन में सुधार होने लगे। अब रिश्ते कितने अच्छे हैं, इस बात का अंदाजा लगाइए कि रशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चाइना है और रशिया में सबसे बड़ा एशियाई इन्वेस्टर भी 2014 में पश्चिम के कठोर प्रतिबंधों के कारण रशिया चाइना के नजदीक भी आया। अगर इसका दूसरा पहलू भी देखें, जो अमूमन एक्सपर्ट्स बताते हैं, कई सारे पोर्टल्स पे मैंने पढ़ने के बाद बता रहा हूं इस चीज को, कि रशिया की आबादी भले ही कम हो लेकिन उसका जो एरिया है इतना बड़ा है कि वो यूरोप से लेकर के एशिया तक फैला हुआ है। और यही बात रशिया के लिए सरदर्दी बनी हुई है, जिसकी तकनीक की मदद से रक्षा करनी है। अपनी सीमाओं के चारों ओर दुश्मनी का माहौल वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस की पूर्वी सीमा में जो चीन से मिलती है, वहां रूस तनाव बिल्कुल नहीं चाहता और चीन इस बात का फायदा उठाता रहता है। दूसरी ओर रशिया की अमेरिका और उसके सहयोगी जो कुछ यूरोपीय देशों से भी खींचतान चल रही है। ऐसे में रूस के साथ भी कुछ सीमित विकल्प ही बचते हैं। पिछले 7 दशकों से रूस के संबंध भारत के साथ ऐतिहासिक रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में यह संबंध और प्रगाढ़ भी हुए हैं, लेकिन इस रणनीतिक साझेदारी का सबसे मजबूत स्तंभ रहा है रक्षा सौदा। यद्यपि नई दिल्ली ने अन्य देशों के साथ रक्षा उपकरण खरीदे हैं, लेकिन आज भी बड़ा हिस्सा वह रूस से ही खरीदता है। रूस की आर्थिक हालत खराब है, जिसमें चीन से उसे मदद चाहिए। ऐसे में भारत को खुली आंखों से यह देखना नहीं चाहिए कि रूस के लिए भारत भले ही एक महत्वपूर्ण साथी हो, पर वो भारत का एक तरफा समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। इसका अंदाजा आप इस स्टेटमेंट से लगाइए जो दिया गया था। अभी कहा गया था कि रूसी राजदूत कुदाशेव ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि हम एलएसी पर संघर्ष को रोकने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्र पेस्कोव ने कहा कि इस संकट को दोनों देश स्वयं हल कर सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि चीन और भारत रूस के करीबी सहयोगी है। अब देखिए दोस्तों, कितना नपा तुला बयान उन्होंने दिया था। तो उम्मीद है कि आपके आंखों पे पड़ी चादर को हटाने की कोशिश जो मैंने की है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके सपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब मेंबरशिप, पेट्रियन मेंबरशिप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। खाते रहिए, पीते रहिए और देखते रहिए INI न्यूज इंडिया।